ओके, वी आर लाइव। तो एक बार थोड़ी सी चीज़ें चेक कर लेते हैं। ऑडियो ठीक है, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और रीन भी नज़र आ रही है, तो आप कमेंट करके बताते जाना, ठीक है। हर संडे हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स की डिस्कशन करते हैं जो सिलेबस का पार्ट ना हो, वो सिलेबस से हटके भी हो। मतलब हमेशा ही एग्ज़ाम, पढ़ाई, PYQs, MCQs, टेस्ट सीरीज़ या आंसर की कब आने वाली है, ये सारी चीज़ें कट ऑफ के बीच में ही ना उलझ जाएं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो ज़िंदगी हमसे बात करना चाहती है, सुनना चाहती है, देखना चाहती है, समझाना चाहती है, हमें लर्निंग्स देना चाहती है। उन सभी चीज़ों को जब हम डिस्कशन में लेकर आएंगे, उसी को हम कहते हैं चर्चा है ज़िंदगी। और ये चर्चा ऐसी है जो मैं आपके साथ लाइव करता हूँ, आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, चैट को पढ़ता हूँ, उसमें सारी चीज़ें मुझे समझ आती है। आपका माइंडसेट इस वक्त कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चीज़ों को समझ रहे हो, देख रहे हो और कैसे बेटर कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपका माइंडसेट या पर्सपेक्टिव बदलने लगेंगे तो आपके अराउंड की रियलिटी जो है, जिसको आप बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगा रहे हो, वो भी बदलने लगेगी। और कोशिश यही है कि उसमें इतनी मेहनत ना लगानी पड़े कि हम गधे कहलाएं। हम ऐसे करें, स्मार्ट वर्क से चीज़ें करें कि रिज़ल्ट हमें फास्टर अचीव होने लगे। हमारे डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत बेटर होने लगे। क्योंकि यही तो एक प्रॉब्लम है, हम डिसीज़न बहुत डिलेड कर देते हैं और अगर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ये एपिसोड 2 चर्चाए ज़िंदगी का जो है, उसका मैंने टाइटल रखा है अर्न एरोगेंस। हालांकि एरोगेंस से तो सब भागते हैं। स्कूल में अब तक आसपास से, धार्मिक किताबों से यही चीज़ें सीखा है कि बी हम्बल, ठीक है। एरोगेंस को तो इग्नोर करने के लिए ही कहा गया है, बट मैं उल्टा कहता हूँ, चेंज योर पर्सपेक्टिव, अर्न एरोगेंस इन योर लाइफ। एरोगेंस के अब मायने आपको इसी डिस्कशन में समझाऊंगा कि कितने मायने रखती है। कि अगर आप में एरोगेंस ही नहीं आ रही है और अभी तक आपने उसको जीता ही नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी डल है, बोरिंग है, अंडर कॉन्फिडेंट है, किसी भी अचीवमेंट से भरी हुई नहीं है, बिल्कुल खोखली है। और ऐसी ज़िंदगी जीना नरक जीने के बराबर है। तो ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। हेलो माधवी, हेलो माइन पोइट्री और हेलो मानस, इन सबको हेलो मेरी तरफ से। मानस, ओके, यू फील पीसफुल व्हेन यू हेयर माय वॉइस। चलो बढ़िया, 2 मिनट का सुकून मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, वही बहुत बढ़िया है। थकान भरी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें और चलती हैं। मैं समझना चाहता हूँ आपसे, मतलब मैं तो बता ही दूंगा, मेरा ये टॉपिक क्लियर ही है, क्योंकि मैंने एरोगेंस पर बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की है, अपनी लाइफ को देखते हुए, आसपास लोगों को देखते हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक आपके लिए ये जो नेगेटिव वर्ड है एरोगेंस, आपने इसको कैसे समझा है कि वो बहुत एरोगेंट है, वो फलाना फलाना बहुत एरोगेंट है। अरे उसमें तो बहुत एरोगेंस भरी हुई है, अरे इतना भी घमंड अच्छा नहीं है। अभी तक तो यही सुनते आए थे। सर कह रहे हैं कि अर्न एरोगेंस, एरोगेंस कमाओ। और ये कमानी क्यों है, क्या कमाना है और क्यों ज़रूरी है, ये एक सवाल खड़ा कर देता। ये सवाल का आंसर तभी मिलेगा जब ये चीज़ें समझने में आएगी कि अब तक आपने एरोगेंस को समझा कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, क्योंकि आपने सीखा कहाँ से है? सोसाइटी से सीखा है, आसपास के लोगों से सीखा है, पेरेंट्स, फैमिलीज, रिश्तेदार, दोस्तों से, कॉलेज, स्कूल में, किताबों में, ठीक है। हो सकता है आपने धार्मिक ग्रंथों में, कहाँ से सीखा है कि एरोगेंस अच्छी नहीं है? यही सीखा है ना अब तक। बताओ, एरोगेंस के बारे में क्या जानते हो और क्यों लगता है कि एरोगेंस अच्छी नहीं है? अब तक तो सोसाइटी में यही समझा है ना कि एरोगेंस अच्छी चीज़ है ही नहीं, करनी नहीं चाहिए। मेरा पूरा डिस्कशन यही है कि एरोगेंट बन के दिखाओ। तुम बन के तो दिखाओ, मैं देखता हूं तुम एरोगेंट कैसे बन पाते हो, किस बेसिस पे तुम अपनी घमंड को जो है लेकर आते हो सोसाइटी में। तुम किस चीज पे घमंड कर सकते हो, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का। क्या है तुम्हारे पास घमंड करने के लिए? क्या अभी तक कुछ है ही नहीं जिस पे तुम घमंड कर सकते हो? हम्बल होना तो बहुत आसान है, जिसने कुछ उखाड़ा ही नहीं है वो तो जी हजूरी तो करेगा, हाथ जोड़ेगा, तलवे चाटेगा, ठीक है, बटरिंग करेगा,
उसको तो बस यही समझ आती है, यही लाइफ है, इससे ही आगे बढ़ा जाता है। डंके की चोट पर चीज़ें कहनी, बोलनी, समझनी, ठीक है, और अपने स्टैंड पर खड़े रहना। अगर एरोगेंस है तो कितनी कमाई है आज तक? कमाई है कि नहीं है, कि कुछ और ही कमाई की जा रही है? यह एक सवाल खड़ा होता है आपके लिए। यह सारा पॉडकास्ट और कुछ नहीं है सिवाय सेल्फ रिफ्लेक्शन के। और कुछ नहीं करोगे आप, सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को मैं आपको हिट कर रहा हूं और उसी को आप बार बार सोचोगे। जितना बार बार सोचोगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने बारे में जानने के लिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में जानने के लिए आपको एक मौका मिलेगा। और जब वो मौका मिलेगा उससे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगेगा। और जब पर्सपेक्टिव चेंज होता है ना, आपकी रियलिटी चेंज होती है, आपकी लाइफ चेंज होती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मानस कहते हैं, सर लोग बोलते हैं कि अपर स्टेज में हम जाने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहें, थोड़ा हमारा सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं तो शो ऑफ बोलते हैं। अपर स्टेज में जाने के बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउन टू अर्थ रहना? डाउन टू अर्थ रहना का मतलब ये है कि कोई भी आए, कुछ भी कहे, कुछ भी सुना जाए, ठीक है, और आप हाथ जोड़ोगे, नमस्कार करोगे, पैरी पड़ जाओगे। क्या आपको अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का हक भी नहीं रहा? अब सोसाइटी ने वो भी छीन लिया। इतनी जद्दोजहद करने के बाद कुछ छोटी सी कामयाबी हासिल में आती है स्टूडेंट की लाइफ में, बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है। एक उसने एग्ज़ाम निकाल लिया होता है, शायद बोर्ड के एग्ज़ाम निकाल लिए, कॉलेज कंप्लीट कर लिया, एक डिग्री ले ली, अच्छे नंबर से मार्क्स से पास हो गया, और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो सरकारी जॉब का भी हो सकता है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नेट जेआरएफ का भी हो सकता है, वो निकाल लिया। दीज आर स्मॉल सक्सेसेस। इसको बड़े लेवल पर देखोगे ना तो अपने आप में सक्सेस भी कंपैरेटिव बन जाती है, ठीक है, कि कितना कोई आगे है, कितनी बड़ी सक्सेस की है, कितने लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आए। ये तो कुछ चेंज लेकर ही नहीं आए, ये तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में चेंज आया, अपने सोसाइटी पे कोई बड़ा चेंज नहीं लेकर आया, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ में एक छोटा सा चेंज ले आया जिस पे आप थोड़ा सा प्राउड कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको इसमें आता है, तो थोड़ी बहुत ही सेलिब्रेशन कर भी ले, तो इसमें हर्ज ही क्या है? तो आप डाउन आउट होने की बजाय, मतलब डाउन टू अर्थ रहना है, तो आप सेलिब्रेशन ही नहीं करोगे। ये तो बात ना बनी, ये तो कोई भी खास बात ना बनी। लेट्स सी और लोग क्या बोलते हैं। बट डिस्पाइट दिस कुछ और चीज़ें हैं जो और डिस्कस हमें करनी चाहिए। रिस्पेक्ट हम जो सोसाइटी में सब अर्न करना चाहते हैं ना, क्योंकि हम सबको एक शौक है, कमरे में बंद होकर हमें कोई जाने ना, पहचाने ना, हमारा कोई नाम ना हो, हमारी कोई आइडेंटिटी ना हो, हमने कोई कमाई ही ना की हो, हमें जो भी आए लात मार के चला जाए, दुरकार के चला जाए, हमारी कोई इज्जत ही ना हो। क्या ये चीज़ चाहते हैं हम? ऐसी इंसानी फितरत में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो चाहता नहीं है। सिर्फ वही चाहेगा जो अंदर से मर चुका है। मुर्दा है वो तो वही चाहेगा, जो मुर्दा है ही नहीं, जिंदा है, सांसें चलती है, कुछ करने के ख्वाब है, वो यही चीज़ नहीं चाहेगा। वो हमेशा अपने लिए एक रिस्पेक्ट अर्न करने की जद्दोजहद में दौड़ लगा हुआ है, भाग रहा है। तो वो रिस्पेक्ट भी अकोमोलेशन होती है, एक दिन में, एक वक्त में हासिल नहीं की जाती है। रिस्पेक्ट डिमांड करती है अकोमोलेशन। अब ये अकोमोलेशन अपने आप में बहुत ही एक डिफाइनिंग पॉइंट है जिसको समझने की ज़रूरत है। कैसी अकोमोलेशन? क्या अकोमोलेट कर रहे हैं? क्या इकट्ठा कर रहे हैं? क्या हम इकट्ठा कर रहे हैं? बंगला, गाड़ी, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और क्या इससे रिस्पेक्ट आ जाएगी? किससे रिस्पेक्ट आने वाली है? इन व्हाट वे आने वाली है? क्या एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम क्लियर करके, स्कूल कॉलेज कंप्लीट करके उससे रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है? अगर वो बढ़ने वाली होती तो आज भी जद्दोजहद ख़त्म क्यों नहीं होती है? और ये कब तक चलती रहेगी? क्या ये एंडलेस रेस है, रिस्पेक्ट गेन करने की रेस? और क्या अकोमोलेट करना है? अकोमोलेट आती है रिस्पेक्ट आपके रिजल्ट्स पे, सिर्फ एग्ज़ाम के नहीं। आपने अपनी लाइफ में ऐसे क्या डिसीजन ले लिए हैं जिनकी वजह से आपने ऐसे रिजल्ट्स लेकर आए हैं कि आपने अपनी लाइफ को इतना चेंज कर दिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में, हेल्थ के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में आपने बहुत ही बेटर परफॉर्म किया है, और आपने अपनी फैमिली को भी उस जगह पर ले आए जो आपकी फैमिली वहाँ पर पहुँच ही ना पाती। वो अकोमोलेटेड होती है,
वो रिस्पेक्ट आपको धीरे धीरे मिलने लगती है ऑन द बेसिस ऑफ अकोमोलेटेड डिसीजन मेकिंग एफर्ट्स। आपने डिसीजन लिए, हो सकता है आपकी फैमिली सपोर्ट में नहीं थी, आसपास के दोस्त आपके फेवर में नहीं थे, रिश्तेदार फेवर में नहीं थे, लेकिन जब रिजल्ट्स दिखाने लगते ना कि कहाँ पहुँच गए हो आप, बस फिर रिस्पेक्ट आप गेन करते हो। और कहाँ पहुँच गए हो तभी पता चलता है जब आप रिजल्ट लेकर आते हो। रिस्पेक्ट आपकी तभी आपको सोसाइटी में, फैमिली में बढ़ने लगती है। अगर आपके पास रिजल्ट्स ही नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं, ठीक है, कि आप प्लान ही बताते रहते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, खाली बातें हैं, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप रिजल्ट्स लेकर नहीं आते। आप तो अपने नेता को भी तो ऐसे ही जज करते हो। पॉलिटिकल बड़ा बड़ा लीडर हो जाए और उसने कोई प्रॉमिस कर दिया कि मैं ये कर दूंगा, और उससे हो नहीं पाता, वो जब आता है इलेक्शन जीत के, तो आपके मन में उसकी इज्जत क्या रह जाती है? जीरो हो जाती है। सेम चीज आपकी पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। In our lows and in our highs, always people have criticism towards us. Yes, criticism होता है, मानस कह रहे हैं, बिल्कुल होता है। गीत कह रहे हैं, सर वन क्वेश्चन डैट अगर हम एरोगेंट बनते हैं, डैट ओनली मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बट कॉन्फिडेंट होना मैं कर सकती हूँ, सो आपके नज़रिए से एरोगेंस होना क्या है? एरोगेंस होना उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर आपने किसी चीज़ को करने का क्लेम किया है और डिस्पाइट क्लेमिंग वो चीज़ें आप करने लगते हो, और एक बार नहीं कई बार आपने वो क्लेम करके चीज़ें करके दिखा दी है, तो लोगों की नज़रों में प्रूव हुए या नहीं हुए, लेकिन आप अपनी नज़रों में एक इतनी बड़ी इज्जत कमा लेते हो, और वही कमाई हुई इज्जत आपकी एरोगेंस है। फिर आप क्लेम करोगे ना, दूसरा माने ना माने, दूसरा लगे ये ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन आपको पता है कि मैं परफेक्शन खेलता हूँ, ये जो चीज़ मैं क्लेम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये तो मैं कर दूंगा, ये चीज़ मुझसे हो सकती है क्योंकि मैंने कई बार करके देख लिया, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल बन गया है। तो अगर आप उसमें कोई क्लेम कर देते हो और दूसरे लोग मानते नहीं हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी है, वही एरोगेंस है। क्योंकि दूसरे लोगों के लिए एरोगेंस होगी ना कि देखो कितना घमंडी है, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है, वो विश्वास नहीं करते, लेकिन आपने बार बार चीज़ें कर रखी और आप करके दिखा भी दोगे, वही एरोगेंस मायने रखती है। गीत कह रहे हैं एरोगेंस का मतलब है प्राउड इन नेगेटिव सेंस। एरोगेंस का मतलब अगर प्राउड इन नेगेटिव सेंस है, तो एरोगेंस का मतलब प्राउड इन पॉजिटिव सेंस क्यों नहीं हो सकता? कुछ हासिल किया है, कुछ अचीव किया है, कुछ करके दिखाया है। एरोगेंस का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि दूसरे को नीचा ही दिखाते जाएं। अब अगर आप नीचा दिखाते हो तो यस, ये नेगेटिव एरोगेंस है। अगर आप किसी को नीचा दिखाते नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे कहाँ पर पहुँच रखे हैं, हर एक अपनी जर्नी में तय कर रहा है, वो भी अपने सफ़र में है और कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल करेगा। अगर आप इस तरह से सोचते हो तो आप एरोगेंस कैसे होगी नेगेटिव सेंस में? आप तो पॉजिटिव एरोगेंट है। आपको पता है मैंने अचीव कर लिया है, मैंने बहुत मुश्किल से मुशक्क़त से यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है, और लोग भी अपना सफ़र तय कर रहे हैं, वो पहुँचे। अगर आप उनको बार बार उनकी फीलिंग्स को हर्ट ही करते रहोगे और उनको छोटा ही दिखाते जाओगे, ठीक है, तो आप पॉजिटिव सेंस में एरोगेंस नहीं हो, एरोगेंट नहीं हो। आप क्या बन जाओगे? आप अहंकारी बन जाओगे। अहंकार बेसलेस होता है, ना कोई अचीवमेंट है, ना कुछ उसके पल्ले है, ठीक है, ना उसने कुछ खास किया है, लेकिन वो फिर भी हवा में बातें करी जा रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। लड़ने लगते हैं ना रास्तों में, अरे मेरा ये है, बाप बाप कुछ भी नहीं होता, मुझे ये जानता है, उसको कुछ भी नहीं जानता होता। वो सिर्फ अपनी इन्फ्लेटेड ईगो के सहारे फेक कर रहा है और जीना चाहता है। एरोगेंट बंदा इन्फ्लेटेड ईगो में नहीं मानता है, वो चीज़ें करता है, उसके पास सब्सटेंस है, पीछे बैकअप है, फैक्ट्स है, लॉजिक्स है, रैशनल है, ब्लू प्रिंट है चीज़ों तक पहुंचने का। वो आप कह सकते हो यस, अगर उसके पास इतनी क्लैरिटी है लाइफ की और वो कोई स्टेटमेंट देता है तो लोगों को एरोगेंट लगेगा, ठीक है, लेकिन वो करना जानता है कि कैसे चीज़ें करनी है। तो एरोगेंस होने में, एरोगेंट होने में, घमंडी होने में और अहंकारी होने में फ़र्क है, फ़र्क है। गुड इवनिंग जी ब्रज कुशवाहा, गुड इवनिंग जी आपको। भूपिंदर नमस्ते जी आपको भी। एरोगेंट पॉजिटिव सेंस में गीत मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। सर ये लाइव चल रहा है या रिकॉर्डेड है? अरे लाइव है,
ब्रज कुशवाहा जी, ये लाइव है, आपका नाम मैं लाइव में पढ़ रहा हूं, तो क्या ये रिकॉर्डेड कैसे हो सकता है? मानस लाइव है ब्रज भाई, चलो ठीक है। मानस कह रहे हैं ईगो और एरोगेंस में क्या फ़र्क है, वही तो मैंने चीज़ अभी समझा दी है। ठीक है, चाहे मैंने आपकी चैट लेट पढ़ी है लेकिन समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चन है जो हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करने होंगे, जिससे हमें बहुत सारे आंसर्स तो मिलेंगे, लेकिन हमारे माइंडसेट में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज आने लगेगी। इस चर्चा का विषय यही है कि चेंज आए, थॉट प्रोसेस में चेंज आए, चीज़ों को समझने में चेंज आए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आई हैव आई एक्चुअली डन टू डिजर्व द कॉन्फिडेंस आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ। अगर आप लाइफ में कॉन्फिडेंट होना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस हमेशा ही किसी चीज़ का बाय प्रोडक्ट होता है। आपने ऐसा क्या उखाड़ा है, ठीक है, सीधी सीधी लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, या ऐसा आपने क्या एक्शन लिया है, या ऐसा आपने क्या डिसीजन लिया है, या ऐसा आपने लाइफ में क्या चीज़ें चूज़ की हैं जिसकी वजह से आप अपने आप से कॉन्फिडेंस एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि वो आपको बेटर रिजल्ट लेकर आए। जब लाइफ में बेटर रिजल्ट्स आने लगते हैं, वही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है कि यस मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। तो जब भी किसी कॉन्फिडेंस पर आप पर सवाल आए कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है चीज़ों को करने का, या वो पता नहीं कैसे बात कर लेता है भाई, बड़ी सभा में आराम से बात करी जा रहा है वो, ठीक है, हो सकता है किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बोलने में डर लगता है, क्लास में सवाल पूछने से डर लगता है, खड़ा नहीं होया जाता, सवाल ही नहीं पूछा जाता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें लाइफ की डिसीजन लेने में ही डर लगता है। ठीक है, तो क्या करोगे? वो तभी तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा जब तक आप बेबी स्टेप्स ले नहीं लोगे लाइफ में। वो लोगे, कुछ करोगे, तभी जाकर होगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रोते रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर, एक वो है जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो करते रहते हैं। ना वो एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, ना किसी तरह को डिसीजन लेने से डरते हैं, ठीक है, ना किसी को कुछ कहने से डरते हैं, ना कुछ अपनी मर्जी का करने से डरते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। आपके पास भी चॉइस है, रोना धोना है या कुछ बिल्ड करना है और कुछ बेटर अपनी लाइफ को बनाना है। क्योंकि आपकी अगर एज देखी जाए 20 से लेकर 25 के बीच में होगी, मे बी आज जो जुड़े हैं वो 25 से 30 के आसपास होंगे। ऑलमोस्ट 40 to 45% हिस्सा ज़िंदगी का जी चुके हैं। अब नेक्स्ट लाइफ भी बेटर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि पिछली लाइफ जितनी जी आए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी, बाय डिफ़ॉल्ट मिली। कोई ऐसे बैकवर्ड एरिया में पैदा हुए हैं, किसी फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, उसमें पैदा हो गए, कोई गरीब परिवार में पैदा हो गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कोई अमीर में भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन सब तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, एफर्ट्स मार के कुछ बदलना चाहते हैं। अगर रेस्ट ऑफ द लाइफ ही नहीं अच्छी बेटर की जा रही है तो क्या किया जा रहा है, ये एक सवाल खड़ा होता है। सर जी आप मुझे लाइव गए शायद, भूपिंदर कह रहे हैं सर जी आज आप मुझे लाइव मिल गए, शायद ईश्वर ने डायरेक्ट मेरी मदद करने के लिए आपको लाइव भेजा। ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग है। जब हम सोचते हैं, जैसे भूपिंदर सोच रहे हैं कि आज का सेशन जो है ये ऐसे रैंडमली नहीं शुरू हो गया है, ये इनका बिलीफ है कि शायद इस सेशन से मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाऊंगा, ऐसी चीज़ें समझ जाऊंगा, या मेरे मन में जो हमेशा सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, उनके शायद मुझे आज ऐसे आंसर मिल जाएंगे जो मेरी लाइफ को बदल देंगे, बेटर बनाएंगे। तो ये भी सही है। एक तो हिम्मत देने के लिए बढ़िया है भूपेंद्र, हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। क्यूरियोसिटी जितनी सीखने की होनी चाहिए उतनी ज़्यादा करेज कुछ करने की होनी चाहिए। करेज अगर नहीं है तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। दूसरा, मुझे कुछ सोल्यूशन देने के लिए थैंक यू डियर एजू सीकर सर। प्लीज़ अब तो आपका नाम बता दीजिए, मतलब आज ऐसा क्या खास दिवस है कि आज नाम रिवील करना चाहिए, ये बताओ मुझे। एक मैं चीज़ समझना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को बफर ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि मैंने जहाँ से प्ले कर रखा है मुझे बफर बीच बीच में लग रहा है आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है? एक बार बता देना कहीं बफरिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है, फिर हम नेटवर्क चेंज करते हैं अपना। मानस कह रहे हैं वांटिंग रिस्पेक्ट एंड अर्निंग रिस्पेक्ट, व्हाट ए पॉइंट सर, टू डिफरेंट थिंग्स। यस, दोनों में अलग चीज़ें हैं, समझ गए ना आप?
अच्छा आपका नहीं हो रहा बफर, ठीक है मेरी साइड से ही होगा, कोई टेंशन नहीं है फिर तो बढ़िया है। और कौन है हमारे साथ जुड़ चुके हैं? हे सर, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू जी, थैंक यू। तो रिस्पेक्ट अर्न करने में और रिस्पेक्ट मिल जाए बस किसी तरह से, बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए सारा शोशाबाजी है। इसीलिए सोशल मीडिया पर ये जितनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो आपके आसपास लोग डालते हैं, फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर फ़ोटोज़ डालनी है, कुछ ऐसा करना है, ये सारी जो दौड़ चल रही है ये रिस्पेक्ट को किसी तरह से गेन करने की ही कोशिश की जा रही है। बट आप जो मर्जी कर लो, वो अर्न रिस्पेक्ट नहीं है जो चीज़ें दिखाकर आपको करनी पड़ रही है। होना तो ऐसा चाहिए कि आपको दिखाने की ज़रूरत ना पड़े और अपने आप दिखें वो। जहाँ पर दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, करने की ज़रूरत पड़ रही है, अपने आप को आपको सेल ऑफ करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, आसपास के लोगों के पास, कि देखो आज मैं कहाँ हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कौन से कपड़े ले रहा हूँ, मैं तो मॉल में घूम रहा हूँ, मैं तो फलानी जगह जा चुका हूँ। इतनी ज़्यादा चीज़ें की जा रही है, और डिस्पाइट दिस कि आप एक पब्लिक सेलिब्रिटी भी नहीं हो, आप पब्लिक फिगर भी नहीं हो, लेकिन इतनी सारी चीज़ें दिखाने के लिए की जा रही है। सिर्फ अगर दिखाने के लिए की जा रही है तो एक अलग सवाल है। एक जस्ट आपकी हैबिट है कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ मुझे अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ने, हर चीज़ जो है मुझे अपलोड करनी है, कोई लाइक आए ना आए, कोई देखे ना देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हर बात अगर स्टेटस देखकर ये चीज़ देखनी जा रही है, कितने ने व्यूज़ कर लिया, किसने देखा है, कितने लोगों ने लाइक कर लिया है, तो आप देख लेना, आप रिस्पेक्ट वांट कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर रहे हो। नॉट ओनली द सोशल मीडिया लाइफ ही होगी, ये तो डिजिटल लाइफ है ना। सोशल मीडिया पे आप अपना एक रूप दिखा रहे हो, अपनी एक इमेज बना रहे हो, वहाँ पर भी दिखा रहे हो। रियल लाइफ में भी आप हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें करते हो। आप जब पब्लिक में जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, आपके पहरावे को लेकर क्या चीज़ें डालनी है बहुत आपके लिए मैटर करती है। हो सकता है किसी का पापा का स्कूटर पड़ा हुआ है घर पे, वो नहीं चलाएंगे, उनको लगता है नहीं इससे तो मेरी शोभा कम हो जाती है, मेरे फ्रेंड क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, वो कहेंगे मैं तो जब गाड़ी लूँगा मैं तभी जाऊँगा, स्कूटर रहने दो, इससे अच्छा तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के चला जाऊँगा, कैब करके चला जाऊँगा। ये भी चीज़ें अगर आपके मन के अंदर खाती है तो कुछ खास जी नहीं रहे हो, आप तो हर रोज़ ही खुद को मार रहे हो। ओके, हमारे पास कोई आए हैं जो प्योर साइंस बैकग्राउंड से हैं और वो पूछ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या प्योर साइंस? सर माय बैकग्राउंड इज़ प्योर साइंस। ओके, साइंस बैकग्राउंड से है तो इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हो कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस में शिफ्ट हुए हो, जो मैं मान के चल रहा हूँ इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, क्योंकि प्योर साइंस बैकग्राउंड से हो तो इसमें कन्फ्यूजन क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस में स्विच हुए हो, उन सब चीज़ों को, ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ना चाहते हो, स्टार्ट विद बेसिक्स। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से शुरू तो करते ही हैं, ठीक है, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से था, मैंने भी स्विच किया, ह्यूमैनिटीज़ में चला गया, फिर वहाँ से पॉलिटिकल साइंस पहले पढ़नी शुरू की, तो बेबी स्टेप से शुरू होती है। मेरे चाहिए तो आज भी पॉलिटिकल साइंस का पहला टीचर का लेक्चर याद है कि वो बोल रहे थे एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। मुझे ये तीनों वर्ड के मायने नहीं पता था, मीनिंग ही नहीं पता क्या होते हैं। डिक्शनरी खोल कर रखता था, ठीक है, तब डिक्शनरी चलती थी, अब तो एआई चलता है, गूगल सर्च चलता है, तो उस चीज़ों को धीरे धीरे आपको सीखना होगा। फिर मैंने बेसिक टेक्स्ट बुक से शुरू की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपको बेसिक टेक्स्ट बुक को पढ़ना होता है, बट टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज थिंग्स। आज हमारा टॉपिक एग्जाम, सिलेबस, ये सारी चीज़ें नहीं है। वो कभी भी आपने मेरे साथ जुड़ना हुआ, आप कनेक्ट कर लेना मेरे साथ, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। ओके, ब्रज कुशवाहा कह रहे हैं सर आपकी वजह से ही मेरा नेट सेट क्वालिफाइड हुआ है, अब एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। जी, बहुत बढ़िया ब्रज, आपके लिए यू आर मोस्ट वेलकम। अश कह रहे हैं जब पैशन को नहीं जी पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है जीने का।
गरीबी में पुराने कपड़े पहनने से अच्छा है किसी से पैसे उधार लेके नए कपड़े पहने आदमी। ये भी एक लाइफ जीने का तरीका। ये कहते हैं मैं उधारी से कपड़े पहन सकता हूँ, ठीक है, फटे पुराने कपड़े मुझे पसंद नहीं है। तो उधारी की ज़िंदगी जिसमें आपको लगता है कि कुछ पल का शो ऑफ है, शौक है, बहुत सारी चीज़ें पूरी हो रही है, तो वो की जा रही है। तो अगर उसको लंबा टाइम तक मेंटेन कर सकते हो तो करके दिखाओ। हो सकता है आप एक नया रास्ता निकाल दो और आप बन जाओ मसीहा उन लोगों के लिए जिनको आप कहोगे नहीं कि अर्न करो, कमाओ, फिर ही कुछ बनेगा। आप कहोगे उधार लो, निकलो, उधार लेकर ही ज़िंदगी जी लो। तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उधार लेकर भाग चुके हैं, इंडिया से निकल चुके हैं, फ्यूजिटिव बन चुके हैं। तो एक नाम आपका भी उसमें शायद जोड़ दिया जाएगा। तो आप जी सकते हो उधारी में अगर जीना चाहते हो, वेल ऑफ लाइफ जीना चाहते हो, अय्याशियाँ करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों ने उधारी पे ज़िंदगी जी है, ठीक है, फिर भागते रहे हैं पूरी लाइफ। और याद रखना, जो भाग जाते हैं उधारी की ज़िंदगी लेकर, कितनी रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न की और जिन्होंने खुद की कमाई कितनी उन्होंने की, ये सारी कैलकुलेशंस आप कर लेना। उधार बाद में चुका देंगे, अगर चुकाते रहे हो तो अच्छा है। ये तो सिबिल स्कोर है, आपकी इंप्रूव हो जाएगी। जितना उधार लेते हो और उतना चुका देते हो तो आपके सिबिल स्कोर इंप्रूव होती रहती है। और बैंक चाहता है कि ऐसे बंदे को हम और उधार दे जो उधार चुका देता है, तो वो भी सही है। ये भी प्रोसेस को सीखना होगा। लोन लेना गलत बात नहीं है, लोग ना चुकाना गलत बात है, और लोन पूरी ज़िंदगी चुकाते ही रहना गलत बात है, ठीक है। ऐसा लोन नहीं होना चाहिए जो पूरी ज़िंदगी निकल गई, चुका ही नहीं पा रहे हो। जी सकते हो उधार की ज़िंदगी। नैना कह रही है सर मैंने इस साल CUET PG दिया था एंड आई गॉट 223 मार्क्स। सर क्या मैं नेक्स्ट ईयर फिर से दूं JNU के लिए या स्टेट यूनिवर्सिटी में ही एकेडमिक्स कंटिन्यू कर लूं? JNU की कट ऑफ के हालात जो इस तरह से बन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अगली बार आप वो पास कर सकते हो, यानी 280 के प्लस आप CUET PG में मार्क्स ले सकते हो और आपके पास डेप्रीवेशन पॉइंट भी अच्छे खासे हैं, तभी आप सोचना दोबारा JNU के या CUET PG की प्रेपरेशन करने। अगर आपको लगता है ये काफ़ी मुश्किल जर्नी हो जाएगी तो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आप लीजिए, एडमिशन कराइए, सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, सारा ध्यान उस पर लगा दीजिए, वही नफ़ है। क्योंकि किसी इंस्टीट्यूशन में आपकी एडमिशन हो, ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी अपने आप में बहुत कुछ कमा सकते हो। ये एक एग्जांपल है। JNU से भी पास आउट जो है वो हो सकता है वो भी जो है वेले बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, और अदर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से पास आउट भी ये हो सकता है कि वो बड़ा नाम ना कमा गए हों। तो किसी इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे खुद को जज नहीं करना, जज इस बेसिस पे करना है कि आप कितना बड़ा चीज़ें कर सकते हो लाइफ में आने वाले। सेल्फ मेड बनो, ठीक है, जितना बना सकते हो सेल्फ स्टडी से और चीज़ें करके तो इनफ होगा। नहीं तो ये स्ट्रगल लंबी ही होती जाएगी, अगली बार ना हुआ तो फिर क्या होगा, ठीक है। अगर कर सकते हो तो आपको लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं इस इंस्टीट्यूशन के अलावा, मेरी लाइफ का करियर ही पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर मत करो, ठीक है। ओके डन। गीत कह रहे हैं उधार लेकर मिस्टर इंडिया बनने से अच्छा है खुद करने का हीरो बन जाओ। मतलब खुद से कुछ करो, उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ये कह रहे हैं। मेरा एक दोस्त JNU से पढ़ा है, नेट भी नहीं हुआ है उसका, तो देखा हर एक के पैरामीटर है देखने की चीज़ों को समझने के। अब ये कह रहे हैं कि जो JNU से पढ़ा भाई उसका बेसिकली नेट तो होना चाहिए, अगर उसका नेट भी नहीं हो रहा तो वो क्या पढ़ा है। तो आप ऐसे सोच रहे हो, जब इसको ऐसे भी सोचा जाएगा कि JNU में रट्टा तो करा नहीं रहे हैं, तो पेपर सारा रट्टे के बेसिस पे है, मेमोराइजेशन के बेसिस पे है। वो जो फैक्ट्स NTA पूछ रहा है वो JNU में पढ़ाए ही नहीं जाएंगे। JNU में पढ़ाया जा रहा है एकेडमिक्स की कुछ और चीज़ें, एनालिटिकल बनाया जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जा रही है, उनकी राइटिंग पे कमांड की जा रही है, रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप किया जा रहा है। और NTA ये सारी चीज़ें टेस्ट करता ही नहीं है, NTA टेस्ट कर रहा है सिर्फ आपके मेमोरी को। और मेमोरी को टेस्ट करने के पैरामीटर पर अगर JNU के स्टूडेंट को जज किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो नेट निकाल ही नहीं पाते हैं JNU के,
ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जहाँ पर रट्टे पर फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग सोचने समझने की जहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पेपर निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आप कह सकते हो थर्ड टायर सिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका नाम भी नहीं आपने सुना होगा। वहाँ के बच्चे नेट जेआरएफ निकाल कर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको यही तो करना सिखाया है, उनको रट्टा मारना सिखा दिया गया था, तो वो रट्टा मारना अच्छी तरह से जानते हो, और एनटीए का पेपर भी रट्टा मारने पर ही है, तो वो निकल जाएगा। एजुसीकर के नोट्स मुझे बहुत हेल्प किए हैं, आशा कह रहे हैं। ठीक है, चलो तो कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं अपार्ट फ्रॉम। मुझे पता है कि आप जितनी मर्जी चीज़ें डिस्कस कर लो अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ाम और पढ़ाई और एग्ज़ाम, ठीक है, कौन से करियर को चूज़ करना, उस पर सवाल आते ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आज मेरा कोई नाम नहीं जानता, इफ़ नो बडी न्यू माई नेम टूडे, वट प्रूफ कुड आई शो दैट आई एम बिकमिंग एक्सेप्शनल? ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है, सोचना चाहिए कि आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है जिससे ये पता चले कि आपने जीवन में कुछ किया है डिस्पाइट आज आपका नाम नहीं कोई जानता है। क्या आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जिस पे आप गर्व कर सकते हो, प्राउड कर सकते हो? तो वो चीजें कौन सी है? ऐसा क्या किया है? हो सकता है वो पता ही ना चला हो, आपके आसपास के लोगों को पता ना चला हो, लेकिन आपने किया है। ऐसी चीजें हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं ना जीने के लिए, ये जीने का मकसद देती है आपको, ये जीने के लिए आपकी वो बेस बनता है जिसके सहारे आप जीते हो। आप याद रखना, जिसके पास बैड मेमोरीज हैं, गुड मेमोरीज कम है, उसको लाइफ कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। जिसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद करने लायक हैं, गुड मेमोरीज हैं, वो लाइफ को बहुत अच्छे से और हैप्पी वे में जी रहा है। अल्टीमेट तो हैप्पी वे में जीना है ना, हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल। तो यही चीज़ें हैं, किन चीज़ों पर आप गर्व कर सकते हो। गर्व करोगे तो आपको अपने आप ही अंदर से खुशी मिलती है उन चीज़ों को लेकर कि ये चीज़ें की है मैंने लाइफ में। कुछ भी हो सकता है। इट्स नाउ यूअर टाइम टू थिंक, ऐसा मेरे पास क्या है। ज़रूरी नहीं है कोई एग्ज़ाम रिजल्ट निकलने के बाद ही कुछ चीज़ें सोची जाएंगी कि अच्छा मैंने ये एग्ज़ाम निकाल दिया। अब तक की जर्नी को देखिए, आपने तय कर ली है, उसमें ऐसा आपके पास क्या है? समथिंग एक्सेप्शनल, समथिंग जो आप रिलेट करते हो, समथिंग जो आपके चेहरे में स्माइल लेकर आता है, समथिंग जिस पे आप प्राउड कर सकते हो, समथिंग आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बाकी लोग नहीं कर पाते हैं या उनके लिए इस एज में करना मुश्किल होता है, बट आई हैव डन दैट। ठीक है, तो कुछ चीज़ ऐसे जो आपको यूनिक फील कराती है, जो आपको थोड़ा सा स्पेशल फील कराती है। स्पेशल फीलिंग भी अपने आप में अलग ही फीलिंग है स्पेशल होने की, वो आपको अंदर से अलग ही भर देती है। ठीक है, ये भी अब जो क्वेश्चन आपको रेस किया है ना, ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि इस पे भी बड़े सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। ये कह रहे हैं टैलेंट गेट्स अटेंशन, ठीक है, और फिनिश लाइन होती है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, कैसे डिसिप्लिन से? गधा भी रोज काम करता है, गधे का मालिक उसको सुबह उठा देता है, ठीक है, उस पर भार जो है पूरा उस पर रख देता है, उसको कुछ किलोमीटर रोज ही चलना पड़ता है, ठीक है, उतना ही खाना मिलता है, हर रोज डेली रूटीन फॉलो कर रहा है, तो गधे की कितनी रिस्पेक्ट हो जाती है। तो डिसिप्लिन अर्न्स रिस्पेक्ट, ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि आप मान लोगे, क्योंकि आपने अभी तक स्कूल की किताबों में तो यही सुना है ना, डिसिप्लिन अर्न्स रिस्पेक्ट। लेकिन सवाल ही तो अच्छा ये खड़ा होता है, कैसा डिसिप्लिन, ऐसा कैसा डिसिप्लिन है जो रिस्पेक्ट अर्न कर देता है? रोज रूटीन को फॉलो करना, क्या वो रिस्पेक्ट अर्न कर देता है? किसी ने टाइम टेबल बना लिया, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये चैप्टर्स खत्म करने हैं, इतने बजे मॉक देने हैं, इतने बजे ये करना है, ये सारी चीज़ें कर ली और वो रोज फॉलो करी जा रहा है, क्या वो रिस्पेक्ट दे देगा उसको? नहीं। क्या दे देगा? मतलब मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है? डिसिप्लिन रूटीन चीज करने से, कंसिस्टेंटली आप करते जा रहे हो लगातार, तो इससे आपको रिस्पेक्ट अर्न हो जाएगी? ये सवाल आपके लिए है।
मैं आंसर की वेट कर रहा हूँ। तब तक मैं कुछ तक चैट को पढ़ लेता हूँ। ब्रज खुशवाहा कहते हैं सर आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो, आप अपना ऐप ले आइए और सभी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस को करवाइए, चाहे पेड कोर्स ही क्यों ना हो। तो वेबसाइट तो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और ऐप पर हमारा काम चल रहा है। वो जल्दी उसका जो है फर्स्ट फेज़ हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के मंथ में वो भी लॉन्च हो जाएगी। मानस कह रहे हैं यूर एग्जिस्टेंस सर, वी डोंट नो योर नेम नो वी हैव सीन यू, बट यू आर ए बर्निंग एग्जाम्पल हाउ यू एड वैल्यू टू आवर लाइफ। मानस ऐसा क्या चेंज हो गया है आपकी लाइफ में मेरी एग्जिस्टेंस से? खैर आपने अभी भी किसी ने भी ये सवाल का आंसर नहीं दिया है कि डिसिप्लिन आपके लिए रिस्पेक्ट लेकर आता है। मैं इसको काउंटर करता हूँ कि नहीं लेकर आता डिसिप्लिन। गधा भी डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, गधा भी डिसिप्लिन लाइफ में जी रहा है। तो हम सब लोग क्या गधे हैं? गीत कह रहे हैं नो सर क्योंकि। ओके नैना कह रहे हैं डिसिप्लिन कुड हेल्प यू इन योर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर मोटिवेशन इज लो डिसिप्लिन कम्स इनटू प्ले, विदाउट कंसिस्टेंसी टैलेंट इज नथिंग। ठीक है नैना, एक चीज मुझे आप समझाओ, जिस दिन आप में मोटिवेशन नहीं है तो मोटिवेशन को यहाँ पर हम समझते हैं कि आपका वो चीज़ करने को मन ही नहीं कर रहा है, तो आप वो चीज़ ज़बरदस्ती कर रहे हो और आप चीज़ धक्का लगाई जा रहे हो। क्या आप लाइफ में कुछ फास्टर रिजल्ट लेकर आ पाओगे, या वो लगा लेकर आएगा जिसका उस चीज़ में इतना ज़्यादा मन लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया, दिन कहाँ चला गया, उसको ये भी नहीं पता वो 4-5 घंटे से ये काम कर रहा था, 7-8 घंटे एक ही जगह पर लगा हुआ है, भूल ही जाता है, उसको याद ही नहीं रहता। तो आप कहते हो डिसिप्लिन जो है वो मोटिवेशन को डिफीट करता है, या फिर जो मोटिवेशन है वो एट द एंड बेटर रिजल्ट लेकर आती है। अब बात है मोटिवेशन है कैसी, आ कहाँ से रही है, कितनी ज़्यादा आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कभी आती है कभी जाती है, ऐसा क्यों है? कभी ये सवाल खड़े किए हैं, या आपने वही गधे की तरह बना लिया अपना जीवन, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे से लेकर इतने बजे ये करना है, उससे जो है बेटर रिजल्ट आने वाले हैं। सोचिए, ये भी एक सवाल है। विदाउट कंसिस्टेंसी मानस कह रहे हैं टैलेंट इज नथिंग। तो आप कोई चीज़ें लगातार करते जा रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी का तो मतलब यही होता है। तो आप कोई चीज़ें लगातार करने में निपुण होते जा रहे हो, बार बार करते जा रहे हो, तो आप क्या कहना चाहते हो कि उस टैलेंट को आप दिखा नहीं पाओगे, बना नहीं पाओगे, या क्या नहीं कर पाओगे? टैलेंट डिमांड्स प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करना चाहोगे तो बार बार प्रैक्टिस भी करते रहोगे तो आप कहाँ ही पहुँच जाओगे। मान लो आपका सिंगिंग का शौकीन है, रोज ही अपने कमरे में बैठ के गाना गाते रहते हो, सीखते रहते हो, समझते रहते हो, रिजल्ट आएंगे लाइफ में बेटर। इसके साथ और कैलकुलेशंस कहाँ है? कंसिस्टेंसी सिर्फ एक पैरामीटर है, एक एंगल है जो हम सोचते हैं, और ये इनफ नहीं होता है चीज़ों को करने के लिए। अगर आप सिंगर की ही एग्जांपल ले लो, वो सीख गया बहुत सारी चीज़ें गाने में, तो अब एम्पलीफाइड प्रमोशन मार्केटिंग कौन करेगा उसकी, वो कहाँ पहुँचेगा, कैसे होगा? तो उसके लिए अदर चीज़ों पर काम करना होगा, जो कंपटीशन होते हैं उसमें जाना होगा, वहाँ पर दिखना होगा, वहाँ पर शो करना होगा। इंस्टा पे हो सकता है रील्स बनानी पड़े, सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस को दिखाना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जो अब तक के सिंगर्स ने नहीं की, तो वहाँ का लेवल दिखाना होगा। ये सारी चीज़ें करनी होगी, लोगों को एंटरटेन भी करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, तब जाकर हो सकता है उसको अपनी लाइफ में कोई प्लेटफॉर्म कोई मिले, कोई उसको पूछने आए, कोई उससे बात करे। तो सिर्फ कंसिस्टेंसी को देखते रहना ही अपने आप में इनफ नहीं है, 100 और चीज़ें होती है। सर थैंक यू, पॉलिटिकल साइंस नेट क्लियर होया, आपका वीडियो बहुत हेल्प किया। रामलाल कह रहे हैं, रामलाल जी वेलकम आपका, ऑल द बेस्ट, आप और ज़्यादा तरक्कियाँ करें। नथिंग कह रहे हैं कि डिसिप्लिन इज़ लाइक लेबर डूइंग 9 to 5, दे डोंट वांट टू बट हैव टू बिकॉज सोसाइटी टोल्ड देम। यस, डिसिप्लिन समटाइम्स बिकम्स 9 to 5 लाइक लेबर, गधों की तरह काम करते जाना,
जिससे बेटर रिजल्ट ना आए, लाइफ में बेटर ना कर पाओ? ये है एक सवाल, सोचना चाहिए हमें। हम कितनी लाइफ को और आगे लेकर जाना चाहते हैं और कहाँ तक लेकर जाना है, ये भी हम पर ही डिपेंड करेगा। नहीं तो फिर जैसे सोसाइटी ने पैरामीटर जैसी चीज़ें सिखा रखी हैं, अगर वही चीज़ें कर रहे हैं तो अब तक तो वही कर रहे हैं ना, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे? लाइफ में हमें कुछ अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ क्यों नहीं रहा है? अभी तक तो सोसाइटी ने जो सिखाया हम तो सारा कर रहे हैं, अच्छे बच्चे बन के कर रहे हैं। हमने स्कूल ख़त्म किया, हमने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, हम कॉलेज गए, उनको सोसाइटी ने कहा ये डिग्री कर लो, वो कर लो, हमने वो कर ली। फिर कहा ये एग्ज़ाम कर लो, हम वो उस पर तैयारी पे लग गए। ठीक है, सोसाइटी कहते ये मत करना, वो मत करना, हमने वो नहीं किया। हम तो अच्छे बच्चे बने हुए थे, सोसाइटी के बच्चे थे। तो फिर हमें सोसाइटी की चीज़ें मानने पर आज भी हमारी लाइफ वैसी क्यों है जैसी हम चाहते ही नहीं है? हम तो इसको बदलने में लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये सफ़र ही नहीं ख़त्म हो रहा। इतना क्यों सफ़र कर रहे हैं और इतनी उम्र क्यों बढ़ती जा रही है? ये क्या कर लिया हमने अपनी लाइफ के साथ? कभी सवाल किया है? कितना और देर तक कर सकते हैं इस चीज़ को? कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हमारे पास अल्टरनेटिव ख़त्म हो गए हैं? बैकअप ऑप्शंस ख़त्म हो गए? क्या हमारे पास प्लान बी सी डी तक ख़त्म ही नहीं रहा? हमारा प्लान ए ही इतना बड़ा हो गया है कि वो ख़त्म ही नहीं होने वाला और ज़िंदगी आधी ख़त्म हो गई है। क्या हम ऐसे बन गए हैं? क्या हमें कुछ चीज़ें गलत सिखा दी गई है और हम तैयार ही नहीं है? क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि हम बेड़चाल चल रहे हैं। हम ये भी नहीं सोच रहे कि हमें कुछ चीज़ें गलत सिखा दी गई और हमें उसको बदलने की ज़रूरत है। हमने ये भी नहीं सोचा। क्या हम वैसे ही करते जाएंगे? मुस्कान कह रहे हैं सर आई एम स्टक इन लूप, वन डे स्टडी, वन डे एंड देन वरी फॉर 6 days and that doesn't feel like starting again because I feel I have wasted everything। तो सेल्फ डाउट पे मुस्कान जी रहे हैं। वो एक चीज़ करते हैं, 6 दिन उसी चीज़ पर पछतावा करते हैं, तो एक लूप में उन्हें लगता है फंस गए। जो चीज़ें करना चाहते हैं शायद वो चीज़ें हो नहीं रही, और जो वो करना चाहते हैं वो करते भी हैं, तो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस नहीं लेकर आ रही है लाइफ में, और उस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, और उसी चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली सोचते जा रहे हैं, और यही उनके लिए ये लूप बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर मुस्कान आपको ये समझ आ रहा है कि आप लूप में हो, तो लूप जब दिखने लगे कि आप एक ऐसे लूप में हो, तो अब आपको रास्ता भी देखेगा कि अब इस लूप से निकलना भी है। ये होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का पहला एक ऐसा थॉट जहाँ से आप निकलना चाहते हो। तो जब आप निकलना चाहोगे तो आप अंदर ऐसे सवाल खड़े करने लगोगे, क्या मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? अगर नहीं ठीक कर रही हूँ, मुझे और क्या करना चाहिए? और आसपास के लोगों को देखोगे वो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, ऐसे कैसे जो है लाइफ को और बेटर किया जा सकता है? क्या जिन एग्ज़ाम को मैं अपना एग्ज़ाम मानी बैठी हूँ वो मेरे एग्ज़ाम नहीं है? जिस दौड़ को मैं अपनी दौड़ मानी बैठी हूँ वो मेरी नहीं है? मुझे ना इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ना मज़ा आ रहा है, ना किक मिलती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है, मूड ही ख़राब लगता है। 6 डेज़ मैं रिग्रेट में जीती रहती हूँ, हर बार ही सोचती रहती हूँ। तो इतना ज़्यादा चीज़ें आप करते जाओगे, ये सारी चीज़ों के सवालों के आंसर जब आप ढूंढते जाओगे मुस्कान, उस दिन जब आपको आंसर्स मिलने लगेंगे ना इन सवालों के, या आंसर्स को ढूंढने भी लगोगे, ये लूप आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन रेज करना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्वेश्चन ही नहीं रेज किए जा रहे, अनक्रिटिकल हो चुके हैं हम। ठीक है, जैसे वन डिमेंशनल मैन किसका आइडिया है? चलो आप पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ते हो तो वही बता दो। उसमें यही था कि हम अब क्रिटिकल थिंकिंग गवा बैठे, और बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। अब तो एआई आने से और ज़्यादा चीज़ें बदल गई है, और यही बात की जा रही है कि ह्यूमंस अब अपनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रख पाएंगे, वो गवाह ही बैठेंगे। चीज़ों को क्वेश्चन करने की ताकत उनमें ख़त्म ही हो जाएगी, जिनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा एआई पे बन जाएगी। वन डिमेंशनल मैन का आइडिया तो बहुत पुराना है। वो कहते हैं कंज्यूमरिज्म के दौर में, कैपिटलिज्म के चलते हुए चीज़ों को वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। आपकी अपनी चॉइसेस नहीं, अपनी ड्रीम अपने नहीं है, आप वन डिमेंशनल होते जा रहे हो, एक ही आइडियाज़ को फॉलो करते जा रहे हो। आप एक आइडिया क्या है
ठीक है, महंगी महंगी एजुकेशन करना, महंगे महंगे कॉलेजों में पढ़ना, महंगी महंगी ऐसी डिग्री हासिल करना फैंसी सी, और उसके बाद कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स निकालना, फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे कपड़े डालने, लग्जरी प्रोडक्ट को यूज़ करना, ठीक है, महंगे महंगे घरों में रहना। ये महंगा 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 कहाँ से आया? ये महंगा महंगा आया है कैपिटलिज्म का आइडिया जो उन्होंने पोर्ट्रो किया, और आप पे पोर्ट्रे करने के बाद, आप पर एक्सपोज करने के बाद इम्पोज ऐसे लेवल पर किया गया है कि आपको वो आइडिया अपने से एक्सटर्नली लगता, अपनी इंटरनल रियलिटी लगती है। आपको लगता है कि यही मेरी आइडेंटिटी है, मैं यही तो करना चाहती हूँ, जब से पैदा हुई है बस मुझे चाहिए ही यही है। ठीक है, तो यही वन डिमेंशनल मैन का आइडिया है। तो लूप में अगर मुस्काना फंसे हो, तो जब क्रिटिकल क्वेश्चन आप करने लगोगे खुद को, तो आप इस लूप से अपने आप ही बाहर आने लगोगे। मिशेल फूको का यस, डिसिप्लिन एंड पनिश, उनका भी आइडिया यही सारी चीज़ें हैं। पावर का आइडिया यही सारी चीज़ें हैं। फूको तो बहुत ही एडवांस लेवल के थिंकर हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट करते ही नहीं है जैसी चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह की पॉलिसी सिस्टम, किस तरह का कुछ भी बनाया है, हर चीज़ को ही वो चैलेंज करी जा रहे हैं। हर चीज़ को ऐसे लेवल पर समझ रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि हमें बनाया क्या जा रहा है, सिर्फ ओबीडियंट बनाया जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही माना जाए। चैलेंज तो करना हम भूल ही गए हैं। रिबेलियस नेचर के लोग ना फैमिली को पसंद आते हैं, ना सोसाइटी को पसंद आते हैं, और ना पसंद आते हैं आपकी सरकार को। ठीक है, रिबेल होना एक इंडिविजुअल क्वालिटी है, और ये क्वालिटी खत्म होगी। बिल्कुल ही इसका राम राम सत्य कर दिया गया। अब आप विद्रोह करना जानते ही नहीं हो। सर, हाउ टू यूटिलाइज योर PYQ बुक एफिशिएंटली? PYQ बुक अगर आपने एफिशिएंटली यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप आंसर को छुपा दो। ब्लैंक एक पेपर लो, उससे आप आंसर को छुपा दो। लैपटॉप की स्क्रीन से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से वो आंसर छुपाना होगा। फिर आपको क्वेश्चन को देखना होगा, समझना होगा क्वेश्चन क्या है, आंसर कीजिए, फिर देखिए अपना आंसर कितना ठीक था। फिर इसके बाद में आपको नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, कि जो जो ऑप्शन नहीं आते थे, जो जो आंसर में मुझे नहीं आता, गलतियाँ आती, उसको नोट्स बनाते जाओ। एक तो आपकी बुकलेट सिर्फ PYQ नोट्स पे ही बनती जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से ही रिवीजन के टाइम पर निकाल लोगे। एट लीस्ट आपके सिलेबस का PYQ जब आप 10 साल पुराने सॉल्व कर लेते हो, तो वो कंटेंट बन जाता है 40%। आप सिलेबस का 40% आराम से कवर कर गए जस्ट PYQ के बेसिस पे। तो सीरियसली भी लेना है और अच्छे से भी उनको पढ़ना है। नैना कह रहे हैं हर्बर्ट मार्कस, बिल्कुल सही कहा। अब बात आती है गीत की। डिसिप्लिन एक क्वालिटी है, पूरी पर्सनैलिटी नहीं है। डिसिप्लिन हेल्प्स अर्न रिस्पेक्ट, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग दैट अर्न्स रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी क्वालिटीज। अब समझ गए आप गीत, अब समझ गए आप, अब आप समझ गए कि रिस्पेक्ट जो है वो बहुत सारी क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है, अकमुलेशन जिसको मैं कह रहा था। तो एक पैरामीटर पर चीज़ें जज नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ों पर होगी। तो यहाँ पर लिखा है ना, लोग आपके सिर्फ बातों को नहीं, शब्दों को नहीं मानते हैं। पीपल डोंट बिलीव योर वर्ड्स, दे बिलीव योर रिजल्ट्स। और रिजल्ट भी एक नहीं, उसके पीछे भी एस प्लूरल लगा रखा है मैंने। तो रिजल्ट्स भी कई सारे होते हैं, वो कम्युलेटेड रिजल्ट के बाद ही आप अपनी लाइफ में कुछ पर कर पाते हो, रिस्पेक्ट हासिल कर पाते हो। और उस लेवल की रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए अलग ही जद्दोजहद चली हुई है। और अब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, रिजल्ट, अकमुलेशन, एरोगेंस, ये सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको पूरा पलट देता हूँ, अपनी ही सारी बातों को कहे हुए एक नया एंगल लेकर आता हूँ। वो नया एंगल क्या है? वो नया एंगल ये है, आई डोंट गिव ए फक अबाउट सोसाइटी। ना मुझे उनसे रिस्पेक्ट चाहिए, ना मुझे उनकी पड़ी है। भाड़ में जाएं। मैंने अपनी लाइफ अपनी वैल्यूज़, अपने पैरामीटर्स पर, अपने हिसाब से जीनी है। ना मुझे सोसाइटी के मेडल्स चाहिए, ना उनकी हल्लाशेरी चाहिए, ना उनकी वाहवाही चाहिए, ना मैं चाहता हूं कि लोग खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाएं। भाड़ में जाएं। मैंने सारी डिस्कशन जो अभी की है
52 मिनट्स में इस स्टेटमेंट से आपके लिए बदल के रखती है। अब आप देखिए, जद्दोजहद रिस्पेक्ट अर्न करने की है या जद्दोजहद अपनी नज़रों में रिस्पेक्ट अर्न करने की है या सोसाइटी की नज़रों में अर्न करने की है। रिस्पेक्ट अब आपके लिए 2 पैरामीटर पर खड़ी है। आपको कौन सी रिस्पेक्ट चाहिए, ये आज के लिए आपका सवाल है। और इसी के साथ आप लेटना, सोना और इसके बारे में सोचना। मेरी तरफ से ये पॉडकास्ट या ये जो चर्चा है संडे की ख़त्म होती है। गुड नाइट, अलविदा, बाय बाय।